नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार में आज पहले दौर के मतदान के लिए शाम को चुनाव का प्रचार थम जाएगा, लिहाजा प्रचार के आखिरी लम्हों में सभी पार्टियां और उम्मीदवार जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन भी मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। प्रचार में संयम और शालीनता बरतने की चुनाव आयोग की नसीहत के बावजूद आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच एलजेपी ने चुनावी रण में शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने कई ऐलान किए हैं। मतदान की तैयारियां सियासी समीकरणों के साथ साथ लोकतंत्र में चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बिहार के बुनियादी मुद्दों की भी बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र की हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए आज थमेगा प्रचार का शोर। शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 12 अक्टूबर को होगा मतदान। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के नक्सलियों के मंसूबे नाकाम। गया में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चुनावी रण में एलजेपी ने खोला लोक लुभावन वादों का पिटारा। घोषणा पत्र में निजी क्षेत्रों में आरक्षण का वादा। प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का दौर। आपत्तिजनक बयान पर राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को चुनाव आयोग की नसीहत, संयम और शालीनता बरतने के निर्देश। बिहार चुनाव में आज शाम पहले दौर के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार का शोर थमने के बाद उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। नक्सल पीड़ित जिले, जहां 12 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है, उन जिलों में आज 3 बजे ही चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। वहीं ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां सोमवार को 4 बजे तक मतदान होगा, वहां प्रचार का शोर शाम 4 बजे थमेगा। विधानसभा के इस दौर में 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। समस्तीपुर जिले के मोरबा और मोहिउद्दीन नगर में सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी हैं, जबकि नवादा जिले में परसालीगंज में सबसे कम 6 उम्मीदवार सियासी तकदीर आजमा रहे हैं। और आपको बता दें कि पहले दौर की 49 सीटों के लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। 23 सितंबर तक नामांकन का सिलसिला चला। 24 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई। 26 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सके। इस दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई, ये 10 जिले हैं जिनकी 49 सीटें पहले दौर में जहां वोटिंग होनी है। इनमें से 40 सीटें सामान्य हैं, 8 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए शुक्रवार को पर्चों की जांच का काम पूरा हो गया। इस दौर के लिए 902 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से 841 प्रत्याशियों के पर्चे सही पाए गए, जबकि 61 नामांकन रद्द कर दिए गए। तीसरे दौर के लिए उम्मीदवार 12 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान होना है। इनमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल हैं। राजधानी पटना और आसपास के जिलों की इन सीटों पर सबकी नजरें टिकी हैं। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 50 सीटों में से 8 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इस दौर में 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। गया के चुनाव में गड़बड़ी की योजना बना रहे नक्सलियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस को इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। चुनाव में गड़बड़ी की फिराक में बैठे नक्सलियों पर पुलिस ने नकेल कस दी है। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक कुख्यात नक्सली नेता को गिरफ्तार किया है। इसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी आए हैं मिला के सब फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, पूरे शहर में घूमेंगे। और जो जितने हमारे फोर्सेज हैं, बाहर से भी काफ़ी फोर्सेज आने वाले हैं इलेक्शन के लिए, पूरी तरह से तैनात हैं और अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चुनाव में नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस और प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च भी कर रही है कि हम लोग उनको नाकाम करने में सफल रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अगर भगवान का साथ रहा तो हम लोग अपनी मुस्तैदी से उसको असफल करेंगे।
एक तरफ जहां पुलिस नक्सलियों को रोकने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ नक्सली अभी भी लोगों को डरा रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि हम जितना कह लियो उतना सुनी नहीं, तो फिर देख हम तो नहीं क्या करिए, फिर आके पूरा धमकी उमकी देने लगा। गया में दूसरे चरण में मतदान होना है। 16 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन हर तरह की तैयारी में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान, हम उनसे बातचीत करते हैं। रविंद्र, आज पहले दौर के लिए आखिरी दिन है जब प्रचार किया जा सकता है। आज प्रचार का शोर थमेगा। आखिरी वक्त में हम देखते हैं कि बड़े नाम तो नहीं, लेकिन जो आम कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीन के नेता होते हैं, उन्हें पूरा जोर लगाना होता है। किस तरह की रणनीतियां दिख रही हैं अलग अलग पार्टियों की? देखिए जी, जो लोकल लीडर्स यहाँ पर हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, क्योंकि 5 बजे जो है प्रचार बंद हो जाएगा और नुक्कड़ सभाओं के जरिए या फिर छोटे छोटे ग्रुप बना करके जो है लोगों से मिल रहे हैं। हाँ। और कुछ राज्य स्तर की या कुछ जिला स्तर की रैलियां भी कई जगह पर जो प्रादेशिक नेता हैं वो संबोधित करेंगे आज। और बड़ा अहम ये पहले दौर का प्रचार है। जब ये आज बन जाएगा तो बड़ा अहम है, क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट है जहाँ पर पहले दौर का चुनाव होना है, ये थोड़ा सा नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के जो है पुलिस और अर्धसैनिक बल इस बार बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हाँ। इस बार पूरे चुनाव में 735 कंपनियां लगाई गई हैं अर्धसैनिक बल की, क्योंकि जो नक्सल का इलाका है, खासतौर पर इस बार नेत्रा नाम का ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो जो भौगोलिक दृष्टि से जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस का पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, वहां पर इन ड्रोन के जरिए कोशिश की जाएगी कि कोई अनहोनी गतिविधि जो है उसको रोका जा सके। साथ ही साथ जो नक्सल की तरफ से कुछ संदेश भी यहाँ पर लोगों को बाइकआउट करने का आया था, जिसको कि जो है लोग यहाँ पर ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, उसको ज्यादा तूल नहीं दे रहे हैं। हाँ। और पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों तक, जनता तक यह एक भय मुक्त वातावरण किया जाए, उसके लिए फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और यही बताया जा रहा है कि किसी तरह का भी कोई खतरा नहीं है। खूब आप लोग आइए, मतदान कीजिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की तरफ जो है चुनाव आयोग, अर्धसैनिक बल और यहाँ का पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। अजय, आप बता रहे हैं कि मुस्तैदी है, पूरे तरह से एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि पहले दौर में भी तमाम ऐसी सीटें हैं जो नक्सल पीड़ित हैं। गया में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ रवीन, और गया में तो दूसरे दौर में चुनाव है, लेकिन पड़ोसी जिले नवादा में पहले दौर में चुनाव है। क्या इस तरह से लगातार जो एहतियात है वो बढ़ता जा रहा है, खासकर विस्फोटक और इस तरह की घटनाओं को लेकर? जी देखिए, जब से ये विस्फोटक बरामद हुआ है उसके बाद से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। हाँ। जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बल जो है वो लगातार चेक कर रहे हैं, पुलिस उनकी मदद कर रही है और हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है कि कहीं और इस तरह का सामान तो बरामद नहीं हो सकता है। और ये पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस और सीआरपीएफ के, वो लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो गया में विस्फोटक बरामद हुआ, इसके बाद और चौकसी बढ़ा दी गई, जैसे हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान ने जानकारी दी। ड्रोन के जरिए खास नजर सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की, लेकिन आम जनता, जो अच्छी खबर है, आम जनता इसे पूरी तरह से नकार रही है और वोट देने की तैयारी में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम बातचीत के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में जनता को लुभावने कई सारे ऐसे वादे हैं जो किए गए हैं। इसके अलावा एलजेपी ने अपने प्रचार के तरीकों के बारे में भी बताया है। लोक लुभावने वादों के साथ एलजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में एलजेपी ने जनता से निजी कंपनियों में आरक्षण देने का वादा किया। जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी हम आरक्षण के सिद्धांत को लागू करेंगे। बिहार में जो भी कल कारखाना खुलेंगे, जो भी होंगे, उसमें हम आरक्षण के प्रावधान को लागू करेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान रामविलास पासवान ने कहा कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर आरक्षण को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। कोई भी सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, कोई भी सरकार आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकती है। युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए एलजेपी ने घोषणा पत्र में युवा आयोग बनाने का भी ऐलान किया। इसमें हमने कहा है
कि 10 साल के अंदर में बिहार को पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ दस्तखत करना लोग सीख जाए। बढ़िया तरीके से क्या कहते हैं कि लिखे पढ़े बोले, उसका क्या कहते हैं पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा जो है दिया जाएगा। एलजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जन वितरण प्रणाली में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात भी कही। इसके अलावा पार्टी ने अपने प्रचार के तरीकों के बारे में भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के लोक लुभावन वादों को लेकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शासन वादों से नहीं चलता है। एक तरफ बिहार चुनाव में प्रचार चरम पर है तो दूसरी तरफ बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। चुनाव सभाओं में नेता एक दूसरे के वादों को लेकर भी खूब तंज कस रहे हैं। कोई नेता वादों के छलावे में न आने की नसीहत दे रहा है तो कोई विकास के मुद्दों को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। कल बिहार के गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को स्कूटी देने के बीजेपी के वादों को लेकर घेरा। प्रधानमंत्री जी आते हैं, कुछ बोलते हैं तो किसी को यकीन होता है। ये आजकल सब जगह बोलते हैं बिजली आई, कुछ बोलता ही नहीं है तो। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वादों से शासन नहीं चलता। टेलीविजन पर प्रचार होता था अब की बार मोदी सरकार, बच्चा कहता था अब की बार मोदी सरकार, मम्मी पापा मोदी सरकार, वो सब झांसे में आ गए। वहीं एनडीए के घटक दल एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों विकास विरोधी हैं। विकास करो, विकास होगा, एंड लड़ना है तो गरीबी से लड़ो, आपस में मत लड़ो। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम शिक्षा देंगे, ये कहेगा नरेंद्र मोदी को आने मत दो। वो कहेंगे रोजगार देंगे, ये कहेगा नरेंद्र मोदी को आने मत दो। वो कहेंगे माँ बहन को इज्जत देंगे, कहेगा नरेंद्र मोदी को आने मत दो। क्यों नहीं आने दोगे? बिहार में 5 चरणों में चुनाव होने हैं और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, बयानबाजी और आरोपों का दौर तेज होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने उनके मुख्यमंत्री काल में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर थी और अपराध का ग्राफ काफी ऊंचा था, जिसे लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नाराजगी भी जाहिर की थी। जब गुजरात का मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी जी तो क्या रेट था? अमेरिका ने बोला कि तुम्हारा क्या रेट है, नागरिक उधर नहीं जाएगा। अटल जी ने कहा कि चेहरा क्या लेके हम जाएगा विदेश से नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह लालू प्रसाद पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद के पास कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, इसलिए वो प्रचार के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि वो लालू के आपत्तिजनक बयानों को लेकर चुप्पी क्यों साधन हुए हैं। लालू प्रसाद जी के पास कोई विकास का मॉडल नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास विकास का मॉडल है। ये नहीं चाहते कि विकास के मॉडल पर बिहार में चुनाव हो। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के आपत्तिजनक बयान देने के लिए माफी मांगने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि लालू के बयान से भावनाएं आहत हुई हैं, लिहाजा उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है और उसे ठीक करने में राज्य सरकार नाकाम है। और फिलहाल यहां हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे युवाओं के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बना चुनावी मुद्दा। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे विद्वेष और असहिष्णुता के दौर में मीडिया।
मीडिया किसी न किसी रूप में हमारे लोकतंत्र और समाज को भी प्रतिबिंबित करता है। स्पेशली अगर टेलीविज़न पे अगर देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बाइट बिजनेस दैट हैपेंस ऑन टेलीविज़न। दादरी की जो घटना हुई उसमें जो हिंदी मीडिया का जो रोल है कितना जहरीला और कितना सांप्रदायिक है। तकनीक की वजह से क्वांटिटी बढ़ गई है न्यूज़ की, जब क्वांटिटी बढ़ गई है तो उसमें क्वालिटी या विचार या डेप्थ खत्म हो गई है। देखिए मीडिया मंथन रविवार शाम 4 बजे और सोमवार दोपहर 3:30 बजे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के खिलाफ नालंदा के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। बुधवार को उन्होंने बिहार शरीफ में एक चुनावी सभा में आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसकी चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी। आयोग ने भाषणों के वीडियो क्लिपिंग की भी जांच की, जिसके बाद आयोग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस बीच बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों के बीच चल रही जुबानी जंग पर चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी नेताओं को अपने भाषण में संयम और शालीनता बरतने को कहा है। आयोग का ये निर्देश ऐसे वक्त में आया है जब महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के बीच जुबानी जंग और शब्दों के गिरते स्तर का सिलसिला जोरों पर है। लालू प्रसाद यादव, अमित शाह, शरद यादव और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आचार संहिता तोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो एक बार फिर चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। खास तौर से चुनाव आयोग ने कहा है कि वो गहरी चिंता जताता है और इस बात से दुखी है जिस तरह का स्तर गिरता जा रहा है नेताओं के बयानों में। आपको बता दें कि 17 सितंबर को लेकर भी आयोग ने निर्देश जारी किया था, लेकिन साफ तौर पे वर्तमान में जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं दिखती। एक के बाद एक आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मामले दर्ज हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, अकबरुद्दीन ओवैसी, सुशील मोदी, तमाम नाम हैं, फहरिस्त लंबी है और जुबान की मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। देखना होगा कि नए निर्देशों का क्या कोई असर नेताओं पर पड़ता है या नहीं। नक्सल पीड़ित कैमूर जिले के युवा मतदाताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की लचर हालत बड़ा चुनावी मुद्दा है। जिले के मतदाता नेताओं से अच्छी सड़कों के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट की बेहतर सुविधा की मांग कर रहे हैं। हमारी खास रिपोर्ट। कैमूर जिले में संचार माध्यमों के खराब नेटवर्क से परेशान विशाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं। वो सिविल सेवा की तैयारी के लिए ये सोचकर अपने घर लौटे थे कि दिल्ली के बड़े कोचिंग सेंटर से ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के जरिए पढ़ाई करेंगे, लेकिन इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल के खराब नेटवर्क ने विशाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सारी बुक्स तो यहाँ अवेलेबल हो नहीं पाती हैं, छोटे शहर हैं, और जो सारी बुक मतलब जो भी कुछ हम लोग रिक्वायर्ड कर मतलब नेट से लेना चाहते हैं तो नेट का प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे देखिए सर्वर नॉट फाउंड, मतलब कोई भी साइट खोलने पे सर्वर नॉट फाउंड लिखता है। कैमूर के ज्यादातर छात्रों को इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता है। हालत ये है कि नेटवर्क में दिक्कत की वजह से महीने में 20 दिन यहाँ के लोगों का संपर्क बाकी दुनिया से कटा रहता है। इंटरनेट चलने वाला है नहीं यहाँ पे, बस इसी वजह से यहाँ के युवा यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन चुनावी मौसम में सभी दलों के नेता संचार सुविधाओं के विकास के लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं। बिहार के जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं और जितने भी कॉलेज कैंपसेस रहेंगे वहाँ पे हम लोग वाईफाई मुफ्त में देने का ऐलान किया। भरपूर मदद करेगी। जो टेक्नोलॉजी व्यवस्था है मोदी जी की, अभी तो कार्य रूप उसको दे दिया गया है, पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। कैमूर जिले में भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर 4 विधानसभा सीटें हैं। ये बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार होता है। युवा वोटरों को लगता है कि कम्युनिकेशन फैसिलिटी को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के पलायन में थोड़ी सी कमी लाई जा सकती है और माओवादियों पर शिकंजा भी कसा जा सकता है, और साथ ही कैमूर के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमूर से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
10,000 करोड़ रुपए हुए खर्च, लेकिन 48 साल बाद भी उत्तर कोयल नहर सिंचाई परियोजना का निर्माण का काम पूरा नहीं हो पाया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से यह नहर बरसाती नाला बनकर रह गई है। देखिए रिपोर्ट। 1975 में जब उत्तर कोयल नहर सिंचाई परियोजना का काम शुरू हुआ था, तब तत्कालीन संयुक्त बिहार के पलामू, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले के लाखों किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठे थे। उन्हें लगा था कि ज्यों ही उनके प्यासे खेतों तक इस नहर का पानी पहुंचेगा, उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। मगर उनके सारे सपने तब चकनाचूर हो गए जब दशकों बाद भी सिंचाई की ये परियोजना पूरी नहीं हुई और उनके खेत प्यासे के प्यासे रह गए। और ऐसा तब है जब इस परियोजना पर अब तक 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आज भी इन इलाकों की खेती भगवान के भरोसे है। इस नहर से सिंचाई की व्यवस्था कई 1,000 हेक्टेयर में है, लेकिन सारा जो है वो व्यवस्था लगता है कि धूमिल पड़ा हुआ है पानी के अभाव में। 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की क्षमता रखने वाले इस परियोजना में अभी तक स्लुइस गेट भी नहीं लग पाया है। अधिकारियों का कहना है कि गेट लगाए जाने को लेकर विवाद होने की वजह से ये परियोजना अधर में लटक गई। सांसद से लेकर मंत्री तक इस डैम का दौरा कर चुके हैं। सबने इसके समाधान की बात कही, लेकिन अब तक ये मामला सुलझ नहीं पाया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की तो कमी रही ही, जिसके चलते यह परियोजना अधर में लटक गई, क्योंकि यह परियोजना 1975 में शुरू हुई। इसका निर्माण कार्य 1975 में शुरू हुआ। वो 2 राज्य की मामला है, उसके चलते ही बाधित हो जा रहा है। क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं कि उग्रवाद प्रभावित एरिया है, उसके कारण नहीं लग रहा है। अगर नहर के निर्माण का काम पूरा कर दिया गया होता तो इन 4 जिलों में खेती की अधिकांश भूमि में सिंचाई का अभाव नहीं होता और इन जिलों के बेरोजगार नौजवानों को खेती के रूप में एक रोजगार भी मिल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आते जाते रहे, लेकिन रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम में पिछले कई साल से दुर्गावती परियोजना बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। 1976 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम ने अपनी महत्वाकांक्षी दुर्गावती परियोजना की नींव रखी थी, लेकिन 40 साल बीतने के बाद भी ये पूरी नहीं हो पाई। बिहार की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजनाओं में शुमार दुर्गावती परियोजना का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पिछले साल अक्टूबर में किया था, लेकिन परियोजना का काम अभी अधूरा है। इसके जरिए 300 गांवों तक पानी पहुंचना था, लेकिन पानी सिर्फ 30 गांवों को ही मिल पा रहा है। 2005 तक परियोजना का ज्यादातर काम पूरा हो चुका था, लेकिन कानूनी दिक्कतें दूर होने के बाद 2012 में परियोजना का काम शुरू हुआ। इस देरी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। केवल राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं इस पर। लोग कहते हैं कि हमारा सरकार बनाइए, हम बनवा देंगे, हमारा सरकार बनाइए। सबको देखते देखते नतीजा हुआ कि 40 वर्ष लग गया इस पर। 1976 में ये इसका शिलान्यास हुआ था और 5 साल में एक टारगेट था कि 5 साल में ये बन जाना है, लेकिन बहुत सारे अड़चने आती रही और ये हर चुनाव में इशू बनता रहा। रोहतास जिले में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ये अहम मुद्दा रहा। इस विधानसभा चुनाव में भी परियोजना पूरा करना सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में सबसे ऊपर है। नहीं, हम तो सरकार रहे चाहे न लगातार लड़ते रहे, और यदि हमारी सरकार बन जाएगी तो उसमें जितना जल्दी हो सकेगा इसका हम निर्माण करा देंगे। विदिन 6 मंथ विस्थापितों की समस्या और प्लस जो अदर माइनर्स हैं जिसमें कि पानी छोड़ा जाना है, वो पानी निश्चित रूप से विदिन 6 मंथ चला जाएगा। अगर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो तो बिहार का धान का कटोरा कहे जाने वाला ये इलाका प्रदेश भर की अनाज की जरूरतें पूरा कर सकता है। लोगों के बीच इस बात पर सहमति तो नहीं है कि इस परियोजना का श्रेय किसको जाना चाहिए, लेकिन इस बात पर सहमति जरूर है कि कहीं ये परियोजना अगले चुनाव तक भी लटकी ना रह जाए। फिर चाहे एनडीए सरकार बनाए या महागठबंधन, लोगों की सिर्फ एक मांग है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना पूरी हो जाए। रोहतास से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी का दावा है कि इस बार प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रदेश की तरक्की पार्टी का एकमात्र एजेंडा है।
चुनाव का वक्त है और हम हैं इस वक्त बिहार के भागलपुर जिले में, और जैसा कि आप जानते हैं कि सरगर्मियां जोरों पर है और राज्यसभा टीवी की टीम भी यहां पहुंच चुकी है, तो क्यों ना ये मौका न गंवाएं और बात करें बीजेपी नेता अश्विनी चौबे जी से जो यहां मौजूद हैं। बहुत उम्मीद है, अब बात तो यही हो रही है कि चलिए कांटे की टक्कर है, लेकिन उम्मीदों की बात करें तो आपको ज्यादा खरा होने की जरूरत है, क्योंकि उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं, आप केंद्र में हैं। देखिए, बिहार में जो चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव 49 सीटों पर है, और इस 49 सीटों के चुनाव में हम 49 सीट पर बहुत आगे चल रहे हैं, और इसमें कहीं दो मत नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के जो अंतिम परिणाम होंगे वो जो तूफान देख रहे हैं, ये सुनामी बनकर के आने वाला है। और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह के मार्गदर्शन पर जिस प्रकार का विश्वास लोगों में अटल विश्वास हुआ है, भागलपुर तो ये पारंपरिक सीट है, और ये सीट मैंने छोड़ा था, किसी कारण से बीच में हमारा नुकसान हुआ। लेकिन अब आपके बेटे आ गए हैं। नहीं, मेरे बेटे नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। बेटा तो मेरा स्वाभाविक रूप से है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ता के रूप में उतारा है और पूरी तरह से निष्ठा के साथ सारे लोग लगे हुए हैं, और ये सीट एक इतिहास बनाएगा। जिस तरह की बयानबाजी अब देखने में आ रही है सभी पार्टियों से, और दुख की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी इतनी रैली कर रहे हैं, तो अब ये जो हताशा है क्या, जिसकी वजह से जब आप इस तरह के शब्द नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का भोंदेपन का परिचय नहीं दिया। पहली बात, जो लोग आज जनता दलियों और राजद के नेता हैं, कोई एक सजा याफ्ता है और दूसरे जो है उनके ऊपर जंगल राज का जो चला रखा था, उनके चरणों में दंडवत हो गए। उनको ये पता नहीं जनता के साथ जो उन्होंने विश्वासघात किया वो जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। लोकसभा में उनको मजा चखा दिया है, और विधानसभा में तो इनको बंगाल की खाड़ी में जनता क्षमा के रहेगी। आपसे एक लाइन में मैं पूछूं तो क्या स्लोगन है, बिहार को क्या नया देने वाले हैं? भाई, बिहार का स्लोगन बिहार की अस्मिता की रक्षा करते हुए, जो बिहार विकास के चिन्हों पर चल पड़ा है, एक विकसित बिहार हमें बनाना है, एक सुदृढ़ सरकार, शक्तिशाली सरकार जो जनता के लिए समर्पित हो। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ लोकतंत्र में इतना ही।